हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और ये देखिए सामाजिक अध्ययन की चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं और आप लोगों का मैथ और हिंदी की क्लास भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया? देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आपके ऑप्शन दिए 1191, 1197, कह रहे 1199, 1194। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था आपका 1191 में हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध इसको बोला जाता है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, और ये हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज, ठीक है, चौहान। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, इसमें जो विजयी रहे थे वो रहे थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अब उसके बाद देखते हैं 1192 में। ठीक है, 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, देखो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। क्लियर नहीं? आप लोग ध्यान रखते हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि दूसरे युद्ध में गौरी विजयी हो गया था। ठीक है, गौरी विजय हुआ था, मतलब गौरी की जीत हुई थी। और पहले में किसकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। आप लोग ध्यान रखना है। क्लियर नहीं? पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, और तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब देखिए यहाँ पे देखो, जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें जो गौरी था, ठीक है, गौरी को जयचंद ने, ठीक है, जयचंद ने, ठीक है, निमंत्रण दिया था, बुलाया था एक तरीके से, या तो ये कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतिहास में तो यही लिखा है कि जयचंद ने क्या किया था, गौरी को आमंत्रित किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है, पहले युद्ध में क्या हुआ था कि जो चौहान गौरी के बीच में हुआ था उसमें क्षेत्रीय लोगों ने, मतलब क्षेत्रीय राजाओं ने क्या किया था, चौहान की मदद की थी, जिससे क्या हुआ था, चौहान जीत गया था। ठीक है, दूसरे युद्ध में क्या हुआ था कि जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था युद्ध करने के लिए। देखिए, आमंत्रित करने का भी कारण है, सही, आमंत्रित क्यों किया था उसका भी कारण है, क्योंकि अब जो जयचंद था, राजा जयचंद, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक था। और जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। ठीक है, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। अब आप लोगों ने संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी के बारे में तो सुना होगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, चौहान। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि जो जयचंद था, जयचंद ने संयोगिता के लिए स्वयंवर रचा, मतलब स्वयंवर रखा। अब स्वयंवर में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। सही, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, जयचंद ने नहीं बुलाया। सही, जब जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, ठीक है, तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके पहुंचा स्वयंवर में। ठीक है, और ठीक समय पर पहुंचा, और क्या हुआ कि संयोगिता की मर्जी से क्या हुआ था, संयोगिता का अपहरण कर लिया। ठीक है, स्वयंवर से उठा लाया संयोगिता को। सही, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जयचंद जो था ना, पृथ्वीराज चौहान से खफा था। ठीक है, इसीलिए जयचंद ने क्या किया था, गौरी को आमंत्रित किया था। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से गौरी ने क्या किया था कि 1192 में युद्ध हुआ, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और 1194 में एक युद्ध हुआ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, 1194 में आपका युद्ध हुआ। तो 1194 में एक युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखो ये जो युद्ध हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। आप लोग ध्यान रखना है, गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, गौरी जयचंद के बीच में हुआ था 1194 में चंदावर का युद्ध। आप लोग याद रखना है। ठीक है, तो 1191 में पहला तराइन का प्रथम युद्ध,
ठीक है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। क्लियर नहीं? तो आपका पूछा गया तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1191 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो हम लोग यदि गुलाम वंश की बात करें तो देखिए गुलाम वंश, देखो गुलाम वंश जो आपका था वो 1206 से लेकर आपका 1290 तक रहा था। ठीक है, गुलाम वंश। अब देखिए गुलाम वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, संस्थापक की बात करेंगे वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान भी कौन हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गौरी का क्या था, गुलाम था। आप लोग ध्यान रखना है। तो गुलाम वंश क्यों नाम पड़ा, क्योंकि गौरी ने क्या किया था, एक व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपकी जैसे दास प्रथा चलती थी, उसमें क्या होता है लोगों को, ठीक है, दासों को खरीदा बेचा जाता था, समझाए ना। पहले दास प्रथा चलती थी कि आदमियों को, इंसानों को एक जैसे खरीद लेता था व्यापारी, लेके दूसरी जगह बेचता था। तो उसी तरह क्या होता है, एक व्यापारी से गुलाम ने, वो गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना वो क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, गुलाम वंश पड़ा। समझे आप लोग, ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए क्या नाम पड़ा, गुलाम वंश पड़ा। तो देखिए आपसे पूछा गया कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है ना गुलाम वंश का प्रथम शासक हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था। कह रहे हैं 1021 से 1022, 1023 से 1024 और 1922 से 1923, कह रहे हैं 1025 से 1026 के बीच की बात कर रहा है। तो यदि महमूद गजनवी की बात करें तो इसने 1000 से लेकर 1027 तक, ठीक है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया भारत पे महमूद गजनवी ने। क्लियर नहीं? और 17 बार जो आक्रमण किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गया था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर में उस समय बहुत सोना चांदी था उसमें, समझे ना, क्योंकि पूरी सेना लेके आया था घोड़े हाथियों के साथ में, और उस पर सोना लाद के लेके गया था महमूद गजनवी, समझे ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी का सबसे मतलब कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, तो 1025 में किया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने हैं आप लोग, समझे ना। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था उसका, समझे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1025 से 1026। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन की बात करते हो तो नाइट्रोजन के 78.8% वायुमंडल मात्रा है। ऑक्सीजन की बात करते हो 20.95%, मतलब 20.95%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.036% है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा कितनी है 78.8%, ऑक्सीजन 20.95, लगभग 21%। आप लोग कह सकते हो लगभग 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, तो लगभग 95 है, थोड़ा कम है, तो 21% लगभग बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक पूछा गया तो सबसे अधिक किसकी मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। कह रहे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, और कह रहे ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो आप लोग ध्यान रखना है कि जो अजमेर की बात कर रहे हैं तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कांची, वांगी, महाबलीपुरम, तंजौर। तो आप लोग ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, जयसी, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था, या गुप्त संवत का प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और कह रहे हैं समुद्रगुप्त। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो वो गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। तो देखो यदि आप लोग क्लास पसंद आ रही तो लाइक और शेयर करते चलें आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें गुप्त संवत की बात करें कि गुप्त संवत आपका स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और आप लोग ध्यान रखें चंद्रगुप्त प्रथम आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। और बता चुका हूँ गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, श्रीगुप्त थे, उत्तराधिकारी घटोत्कच था, दोनों लिच्छवी या शकों के अधीन में शासन चला रहे थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो प्रथम स्वतंत्र शासक था गुप्त वंश का। और आप लोगों को बताया था कि गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक कैसे बना था, इसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी कर ली थी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो कलिंग युद्ध जो हुआ था, कलिंग युद्ध, देखिए अशोक का बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि उस समय जो पूरे भारत में जो जैसे अभी क्या होते हैं स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, उसी तरह 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। कितने महाजनपद हुआ करते? 16 महाजनपद बोला जाता था। मतलब एक तरीके से राज्य की तरह क्षेत्र डिवाइड थे। उस समय कितने क्षेत्र थे? 16 महाजनपद थे। तो 15 पे अशोक ने पहले ही कब्जा कर लिया था, ठीक है, पूरे पे केवल 16वां बचा था कलिंग, ठीक है। तो कलिंग पर जब आक्रमण किया था वो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, आप लोग ध्यान रखना है। और 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग आक्रमण हुआ था वो अशोक वर्सेस कलिंग के जो राजा थे, कलिंग के राजा थे अनंत पद्म नाथन, ठीक है, अनंत पद्म नाथन जो थे ना उनके बीच में हुआ था। अशोक वर्सेस किसके बीच में हुआ था? अनंत पद्म नाथन के बीच में हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। बहुत भयानक युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। समझो 1 लाख लोग मारे गए, मतलब लोग का मतलब सैनिक मारे गए थे, आप लोग ध्यान रखना है। 1 लाख मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख 1,50,000 मतलब 1,50,000 लोग क्या हुए थे, ठीक है, बंदी बना लिए गए थे। 1.50 लाख लोग क्या किए गए थे? बंदी बना लिए गए थे, ठीक है। इतने लोगों को 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था और उस युद्ध में क्या हुआ था? 1 लाख लोग मारे गए थे। देखिए कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को जब अशोक ने देखा तो बहुत ज़्यादा विचलित हुआ, ठीक है। जिधर देखा, क्योंकि युद्ध मैदान में जिधर देखो उधर लाशें पड़ी हुई थी, किसी का हाथ कटा है, किसी का सर कटा है, किसी का पैर कटा है, इस तरह से चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी, ठीक है। इसको देख के अशोक बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। उसने सोचा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा होगा कि इंसान पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे, सही। तो इसके चलते उसने आगे क्या हुआ था कि उसने तलवार को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। अशोक का पूछा जाए अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ठीक है, बौद्ध धर्म। और अशोक ने अपना पुत्र था अशोक का, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, क्या नाम था? संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या थे? जैन धर्म अपनाया था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। क्योंकि 3 शासक बहुत इंपॉर्टेंट हुए थे
आपके मौर्य वंश में, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म लिया था, अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था, ठीक है। अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, आप लोग ध्यान में। और इसी में पूछा कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा विचलित हो गया था, ठीक है, मन बहुत ज़्यादा उसका विचलित हो गया अशोक का, तो उसने क्या किया था, ठीक है, युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, तो उसको बोलते हैं धर्म घोष बोल देते हैं, ठीक है। कौन सी घोषणा बोलते हैं, धर्म घोष बोल देते हैं, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अधोलिखित में कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखने कि दीनार, देखो कौड़ी और निष्क, पर्ण, ये सभी आपकी गुप्तकालीन मुद्राएं हैं, ठीक है। कौड़ी भी चलती थी, निष्क, पर्ण वगैरह, लेकिन दीनार आपकी ये, ठीक है, गुप्तकालीन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानसूनी पवन कहलाती है नियतवाही पवन, मौसमी पवन, स्थलीय पवन और सागरीय पवन, तो इसका आंसर हो जाएगा मौसमी पवन, ठीक है। मानसूनी पवन क्या कहलाती है, मौसमी पवन कहलाती है। देखिए इस क्लास में आप लोगों ने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।